नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सुपर टेट को लेकर सोशल साइंस का हमारा टॉपिक वाइज कोर्स चल रहा है, जिसमें हम थ्योरी पोर्शन भी करा रहे हैं और साथ ही साथ उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा रहे हैं। इससे पहले जो हमने हमारा टॉपिक देखा था सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो नदियों वाला देखा था, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। पिछला वीडियो नहीं देखा हो, साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा, बाकी इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट भी आपको वीडियोस में मिल जाएगी। और साइंस को लेकर के भी हम पूरा कोर्स करा चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी अलग से आपको मिल जाएगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है पर्वत का। तो इसी को हम कवर करेंगे। पर्वत वाला थ्योरी वाला आज पोर्शन देखेंगे, क्वेश्चन आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्वत को लेकर कि पर्वत क्या है। तो हम कहेंगे कि धरातल का वह प्राकृतिक रूप जिससे या प्राकृतिक रूप से ऊंचा भाग आप कहेंगे जिसका शिखर संकुचित हो, नुकीला हो और ढाल तीव्र हो, और जो अपने आसपास के क्षेत्र से पर्याप्त ऊंचा होता है, वही कहलाता है पर्वत। बेसिक सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन पूछी नहीं जाती, पर हम किसी भी चीज को लेकर पढ़ते हैं तो पहले बेसिक जानना जरूरी है। पर्वत निर्माण की प्रक्रिया की जब बात होते हैं तो सब करते हैं तो सबसे पहले आता है प्लेट विवर्तनिकी। तो पर्वतों का जो निर्माण होता है मुख्य रूप से टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण होता है। अभिसारी गति की बात करते हैं, इसमें कॉन्वर्जेंट मूवमेंट की बात करते हैं। तो जब पृथ्वी के नीचे स्थित दो विशाल प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनके किनारों पर स्थित जो चट्टानें होती हैं उनमें वलन यानी कि मोड़ या सिकुड़न पड़ जाता है, और इससे ऊंचे पर्वतों का निर्माण जो है वो होता है। इसे पर्वत निर्माण की प्रक्रिया या फिर ओरिजनी के नाम से भी जो है वो जानते हैं। तो दो चीजें आपने पर्वत निर्माण की प्रक्रिया में जानी, एक प्लेट विवर्तन की और दूसरा अभिसारी गति। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी जो चीजें टकराएंगी तो जाहिर सी बात है ऊपर उठ जाएंगी। तो उसी के संदर्भ में तो बताया गया कि जब हमारी चट्टानों में वलन या मोड़ सिकुड़न पड़ जाता है तो उसी से ही पर्वतों का निर्माण होता है। पर्वत, पहाड़ी, पठार और मैदान, ये चार टर्म ऐसे हैं जो देखने में सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर क्या एक्चुअल में डिफरेंस होता है। पर्वतों की जब बात करते हैं तो आसपास से बहुत ऊंचा होता है, तीव्र ढाल होती है और नुकीला शिखर होता है। पहाड़ियों की जब बात करते हैं तो पर्वतों की तुलना में कम ऊंची होती हैं तथा कम तीव्र ढाल वाली आकृति जो है वो पहाड़ियां आती हैं। पठार की जब बात करते हैं तो ऊंचा तो होता है लेकिन ऊपर से समतल होता है। जैसे आप मेज देखते हैं ना, मेज के आकार का, तो ये किनारे इसके जो है वो तीव्र होते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका है मेज के आकार से या समतल से आप इसे समझ सकते हैं। मैदान की अगर बात करते हैं तो समुद्र तल के निकट समतल और सपाट विशाल क्षेत्र, यहाँ पर ऊंचा की होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है पर्वत, पहाड़ी, पठार। जिसमें आप देखेंगे तो पहाड़ी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, तो पर्वत की तुलना में ये कम ऊंचे होते हैं, बस इतना आपको अंतर पता होना चाहिए। और जब कम ऊंचे होंगे तो कम तीव्र ढाल वाली आकृति भी होगी। तो लगभग पर्वत और पहाड़ी एक जैसे हैं, पठार डिफरेंट है और मैदान तो आप सभी जानते हैं। आगे बात करते हैं हम इसके बारे में। तो पर्वतों से संबंधित प्रमुख शब्दावली, सबसे पहली है पर्वत श्रेणी क्या होता है, माउंटेन रेंज क्या होता है। तो एक ही काल या फिर समय में निर्मित जो पहाड़ होते हैं उनकी एक लंबी और निरंतर श्रृंखला को हम कहते हैं पर्वत श्रेणी। जो टाइम पीरियड के आधार पर हम डिवाइड करते हैं वही चीज यहाँ पर कही गई है। एक ही काल या समय में निर्मित जो भी पर्वत हैं उनकी श्रृंखलाओं या निरंतर श्रृंखलाओं को हम पर्वत श्रेणी कहते हैं। पर्वत तंत्र की बात करते हैं तो विभिन्न कालों में बनी जो समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं उनका समूह कहलाता है पर्वत तंत्र। मतलब अलग अलग कालों को मिला करके हम जब बात करेंगे तो वो आपका किस में आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा पर्वत तंत्र में या माउंटेन सिस्टम में। इन्हीं पर्वत श्रेणियों के समूह को भी हम कह सकते हैं पर्वत तंत्र के रूप में। शिखर की बात करते हैं, पीक की बात करते हैं, तो पर्वत का सबसे ऊंचा बिंदु या चोटी जो होती है वो हमारी कहलाती है शिखर। दर्रा क्या होता है, तो पहाड़ों के बीच से होकर गुजरने वाला प्राकृतिक सकरा मार्ग जो है वो दर्रा कहलाता है। घाटी या वैली की बात करें तो दो पहाड़ों के बीच का निचला हिस्सा, जैसे वी आकार का या यू आकार का, तो ये आपके आकार की जो घाटियां होती हैं वो इसमें आती हैं, वैलीज में आती हैं। दो पहाड़ों के बीच का निचला हिस्सा, ये भी मैंने आपको बताया था कि निर्माण इनका वी आकार का जो है नदियों के अपर्दन के थ्रू भी होता है। हिम रेखा की बात करते हैं, स्नो लाइन की बात करें तो वह काल्पनिक रेखा जिसके ऊपर हमेशा बर्फ जमी रहती है और पिघलती नहीं है, वो हमारा कहलाता है हिम रेखा। तो ये आपका स्नो लाइन जो है वो होती है। अब पर्वतों के प्रकार को लेकर के पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। पहले बेसिक चीज आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक ये चीजें आपको रटने वाली लगेंगी, पर समझ लेंगे तो यही चीजें ऑटोमेटिक याद करने में आसानी होगी।
तो टाइप्स ऑफ माउंटेन में सबसे पहला है पर्वतों के प्रकार में वलित पर्वत, जिसको हम फोल्ड कहेंगे। तो प्लेटों के टकराने से चट्टानों में जो वलन पड़ जाता है, मोड़ पड़ जाता है, उसके कारण जो निर्माण होता है वो किस टाइप के पर्वत हैं? वलित पर्वत। नाम ही में फोल्ड है। इसमें अगर बात करते हैं कौन कौन से उदाहरण हैं, तो हिमालय, एंडीज, रॉकी, आल्पस। ज्यादातर प्रश्न इनके एग्जाम्पल से आते हैं। तो आपको वलित पर्वत में हिमालय, एंडीज, रॉकी, आल्पस ये सब देखने को मिलते हैं, जो प्लेटों के टकराने के बाद वलन से उत्पन्न जो है वो हुए या बने हैं। दूसरा आता है आपका ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत की बात करें तो तनाव और भ्रंश यानी फॉल्ट के कारण बीच का भाग धंसने के कारण या फिर उठने से, इससे आपका ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। ब्लॉक पर्वत में अगर बात करते हैं तो सतपुड़ा पर्वत आता है, विंध्याचल है, ब्लैक फॉरेस्ट है, ये आपके ब्लॉक जो पर्वत हैं उसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। तीसरा आपका प्रकार है ज्वालामुखी, जिसको हम कहेंगे वॉल्केनिक। तो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला जो लावा है वह आप कहेंगे राख के जमाव से जिस प्रकार के पर्वत बन रहे हैं वो इसमें आएंगे ज्वालामुखी में। इसमें एग्जाम्पल में किलीमंजारो हो गया, कोटोपैक्सी हो गया, फ्यूजियामा हो गया। ज्वालामुखी के एग्जाम्पल के थ्रू आप इसे याद रख सकते हैं। तो ज्वालामुखी के ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर आता है चौथा अवशिष्ट पर्वत, जिसको हम रेसिडुअल कहेंगे। तो प्राचीन पर्वतों का हवा व पानी के द्वारा लगातार अपरदन होता रहता है, घिसते हैं, कटाव होता है, तो उससे जो निर्माण होता है वो अवशिष्ट पर्वतों का होता है। इसमें अरावली आता है, इसमें नीलगिरी आता है, इसमें पारसनाथ आता है। तो ये आपके कुछ इसमें अवशिष्ट वाले में एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। अब बढ़ते हैं अगला, भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वत का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। ब्लॉक पर्वत हमने अभी बात किया, तो भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वत का बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो जब तनाव होता है तो तनाव के कारण दरार हो जाती है या भ्रंश पड़ता है, तो उठा हुआ जो भाग होता है उसे हम कहते हैं हॉस्ट, और धसा हुआ जो भाग होता है घाटी उसको हम कहते हैं ग्रेबन। तो विंध्याचल और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल तो हमने चारों एक साथ के कंपैरिजन के थ्रू भी बात कर लिया, पर ये जो नाम है ग्रेबन हो गया, हॉस्ट हो गया, इनसे भी अगर क्वेश्चन डिटेल में बनता है तो आपको पता होना चाहिए। भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वत के बाद बात करते हैं। अब हमारा टॉपिक भारत का पर्वतीय प्रदेश हिमालय। हिमालय की जब बात होती है तो हिमालय की उत्पत्ति जो है वो करोड़ों वर्ष पूर्व, जहां पर आज हिमालय है वहां टेथिस सागर जो है वो हुआ करता था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अकॉर्डिंग जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई तो अभी सारी गति तो टेथिस सागर के जो अवसाद है, मलबा है, इसमें भीषण वलन यानी मोड़ पड़ा, इसी टेथिस सागर में वलन पड़ा। इसी प्रक्रिया से नवीन वलित पर्वत हिमालय का निर्माण जो है वो हुआ है। ज्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट यही बनता है कि किस नाम से, तो टेथिस सागर नाम से ऐसे करके, और भारतीय प्लेट या यूरेशियन प्लेट आपस में जो है वो टकराई थी। हिमनद की उत्पत्ति के बाद हिमालय और हिमनद की बात करते हैं। तो हिमनद जो होता है वो बर्फ की खिसकती हुई विशाल नदी होती है। हिमालय क्षेत्र में स्थित इन्हीं हिमनदों के पिघलने से उत्तर भारत की नदियों में साल भर पानी जो है वो रहता है। तो हिमनद आपको क्लियर हुआ। और प्रमुख हिमनद में कौन कौन से आते हैं, जैसे गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, सियाचिन हो गया, जैमू हो गया, ये सभी प्रमुख हिमनद के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। हिमालय और हिमनद के बाद बात करते हैं हम आगे हिमालय के भौगोलिक विभाजन को लेकर के, जिसको हम कहेंगे उत्तर से दक्षिण के क्रम में। सबसे पहला, ज्यादातर क्वेश्चन इनके नाम के क्रम को लेकर के या फिर इनमें पूछा जाने वाला कि इनमें से कौन ट्रांस हिमालय में नहीं आता है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो ट्रांस हिमालय सबसे पहला है। भौगोलिक विभाजन जब बात करेंगे तो ये आपका हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, जो कि वृहद हिमालय से भी ज्यादा पुराना है। और इसमें आता क्या क्या है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां जो है वो शामिल है। तो मैंने पहले क्लियर किया आपको कि इसके एग्जाम्पल आपको जरूर रटे होने चाहिए। दूसरा आपका है महान हिमालय भी कहते हैं या वृहद हिमालय भी कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने ऊपर वाली लाइन में बताया आपको कि ये वृहद हिमालय से भी पुराना है, तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय आ गया, उसके बाद आ गया महान या वृहद हिमालय। तो ये सबसे ऊंची होती हैं और हमेशा बर्फ से ढकी रहने वाली श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर होती है। और प्रमुख चोटियां इसमें कौन सी हैं, तो माउंट एवरेस्ट है और कंचनजंगा है।
आपको पता है यहाँ पर लिखा है सबसे ऊंची, तो इससे भी क्लियर हो रहा है माउंट एवरेस्ट क्योंकि सबसे ऊंची श्रेणी है 8,848 या 8,850, इस तरीके से आपको ऊंचाई देखने को मिलती है, दोनों ऊंचाई देखने को मिलती है। दोनों का मतलब ये है किसी किसी किताब में 48 वाली लिखी रहती है, कहीं 50 वाली। तो ये हो गया महान या बृहद हिमालय। तीसरा आपका है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। इसकी बात करते हैं तो महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है आपका ये, जो महान हिमालय सेकंड नंबर पे पड़ा उसके दक्षिण में स्थित है, और औसत ऊंचाई अगर बात करें तो यहाँ पर 3700 से 4000 मीटर होती है। ऊपर वाले में आपने 6000 मीटर देखी, तो इससे कम है। यहाँ पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियां जो है वो आती हैं, ये नाम आपको रटे होने चाहिए। ये अपने पर्यटन स्थल, अब देखिए मध्य हिमालय लघु हिमालय में सबसे ज्यादा आपको पता है शिमला, मनाली, नैनीताल, हर व्यक्ति कोई ना कोई नैनीताल वगैरह अब तक जा चुका होगा। तो जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनके लिए प्रसिद्ध है आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय। कहाँ पड़ता है, तो आपको ये क्लियर हो गया कि दक्षिण में स्थित है महान हिमालय के, और पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियां जो है इसमें आएंगी। चौथा आपका है शिवालिक, आउटर हिमालय। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है कि हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है, ऐसे करके क्वेश्चन बनता है, तो शिवालिक है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी भी है, बाहरी भी है और नवीनतम श्रेणी है। ये बात याद रखिएगा। इसे आप हिमालय का पाद या फुट ऑफ हिमालयास के नाम से भी जानते हैं। औसत ऊंचाई इसकी कम है, 900 से 1100 मीटर जो है वो है। तो आपको ये क्रम भी याद रखना है कि पहले कौन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बात लिखा गया है ना उत्तर से दक्षिण के क्रम में, ये जो है वो क्रम है। ट्रांस, फिर महान हिमालय या बृहद हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय या लघु हिमालय भी कहते हैं, फिर आपका शिवालिक। बात करते हैं अब हम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, और किसके आधार पर, नदियों के आधार पर। यहाँ पर आपने जो देखा विभाजन, वो आप दिशा के आधार पर भी देख रहे हैं, मुख्य तौर पर उनके नवीनतम या पुराने के आधार पर भी देख रहे हैं, ऊंचाई के आधार पर भी देख रहे हैं, पर एक और आधार होता है नदियों के आधार पर, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय की जब बात करते हैं तो ये सिंधु नदी और सतलज नदियों के मध्य जो है आपका स्थित है। ये सारी चीजें आपको याद होगा, तो हमने पहले यूपी टेट में टॉपिक वाइज में सारी चीजें चित्र के साथ आपको बताई थी, क्योंकि हम यहाँ पर कोशिश ये कर रहे हैं एक वीडियो में सारी चीजें जो है वो कवर हो सके, तो हम केवल नाम बता रहे हैं। बाकी सिंधु नदी, सतलज नदी कहाँ से निकलती है पंजाब के आसपास, उसको आप मैप में खुद से भी सर्च करके देख लीजिएगा, ताकि चीजें आपके दिमाग में छप जाए। तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है। दूसरा आता है कुमायूं हिमालय, जो इसी सतलज को और आगे बढ़ा देंगे, तो सतलज और काली नदियों के मध्य स्थित है आपका। फिर तीसरा नेपाल हिमालय, यही काली वाली नदी अगले नंबर पे आ जाएगा, और अगली तीस्ता नदी हो जाएगी। तो काली और तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है, और ये हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है नेपाल हिमालय। अभी आपको पता है नेपाल में कितनी बाढ़ आ रखी, इतनी भीषण बाढ़ आ रखी है कि कई लोग बह गए, मिले ही नहीं है, और लगातार जो है वो उसका जो पानी है वो अलग अलग राज्यों में जाते हुए आपको देखने को मिल रहा है, बिहार वगैरह में भी, और जो सटे हुए राज्य हैं उनमें भी अलर्ट जारी हो गया है। तो नेपाल हिमालय की जब बात करते हैं, ये आपका हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, और काली और तीस्ता नदी। चौथा आपका है असम हिमालय। असम हिमालय, तीस्ता यही वाली, और दिहांग। दिहांग आपको पता है कि तिब्बत में बात करते हैं तो अलग नाम पड़ जाता है, और जैसे भारत में प्रवेश करते हैं अलग अलग राज्यों में प्रवेश करते हैं तो नाम बदलता जाता है ना, तो वही ब्रह्मपुत्र, दिहांग इसी का नाम है। तो इन नदियों के मध्य स्थित है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा यहाँ पर सिंधु नदी है, सतलज नदी है, काली नदी है, तीस्ता नदी है और दिहांग नदी है। बाकी सब एक दूसरे के बीच में, जैसे जैसे कॉमन आप कह सकते हैं, जैसे सतलज यहाँ कॉमन हो गया, काली नदी अगले में, तीस्ता इसमें में। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा हिमालय किसके किसके बीच आता है। अगर यहाँ से ट्रिक से याद करना चाहते हैं इनका क्रम, तो PKNA करके, पकना, जैसे आप खाना पकाते हैं तो पकना, उसको पकाना पड़ता है ना, तो PKNA ऐसे शॉर्ट से क्रम में भी इसको आप याद रख सकते हैं, ताकि आपको ये याद रहे कि कौन सा पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ये सारी मेहनत आपके लिए हो रही है, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए, वैसे तो चल ही रहा है ऑलरेडी, आप देख रहे हैं लगातार न्यूज में आ रहा है कि आपका जो किसी प्रकार की एकेडमिक मेरिट वगैरह है उसको हटाने को लेकर के भी बात हो रही है। तो सारी चीजें फाइनलाइज जब भी होती हैं, तब तक आप पहले से तैयार हो एटलीस्ट, कि आप जब नोटिफिकेशन निकले तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो इसलिए वीडियो को लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं शेयर भी कर दीजिएगा। तो हमारा अगला टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत एवं अन्य पर्वत श्रृंखलाएं। सबसे पहली आपकी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली में विशेषता क्या है, गुजरात से दिल्ली तक विस्तृत है, आपकी फैली हुई है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से आपका एक है अरावली, और अवशिष्ट पर्वत के एग्जाम्पल में भी आता है।
सर्वोच्च चोटी सबसे ज्यादा पूछा जाता है हर आपकी पर्वत श्रृंखला का, तो ये तो आपको एकदम रट के रखना है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर पर्वत, माउंट आबू भी कह सकते हैं, गुरु शिखर में माउंट आबू। तो ये आपका पर्वत श्रृंखला पहला हो गया अरावली को लेकर। दूसरा है आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। इसकी बात करें स्थिति को लेकर, विशेषता को लेकर, तो उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करने वाली ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है, उत्तर और दक्षिण भारत को अलग कर रही है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना शिखर है, गुडविल पीक करके नाम है इसका, इंग्लिश में सद्भावना शिखर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। तीसरा आपका है सतपुड़ा। सतपुड़ा की बात करें तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित ब्लॉक पर्वत है आपका ये। सतपुड़ा की अगर बात करें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ है, धूपगढ़ पंचमढ़ी में है। बहुत ये चोटियां बहुत पूछी जाती हैं, तो इनको जरूर रख लीजिएगा। बाकी अभी हम क्वेश्चन आगे इसके अगले वीडियो में ऑलरेडी कराएंगे, ताकि जो चीजें आप यहाँ पढ़ रहे हैं उन पर भी प्रैक्टिस आपकी हो सके। सतपुड़ा के बाद है हमारा पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। इसमें ताप्ती के मुहाने से कन्याकुमारी तक ये निरंतर है, और ये जैव विविधता का प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में भी पश्चिमी घाट जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जैव विविधता को लेकर के, तो इसका प्रमुख हॉटस्पॉट क्या है? पश्चिमी घाट है, उसमें सह्याद्री। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी है। अन्नाईमुडी की ऊंचाई 2695 मीटर है। अन्नाईमुडी याद रखना है पश्चिमी घाट को लेकर। फिर आपका है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की अगर बात करें तो पूर्वी तट के समानांतर एक कटी फटी श्रृंखला जो है वो आपकी पूर्वी घाट की है, इसको हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस। पूर्वी तट के समानांतर एक कटी फटी श्रृंखला हो गई पूर्वी घाट। और इसके अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिंदगढ़ा। तो जिंदगढ़ा ऊंचाई कितनी है? 1690 मीटर, पूर्वी घाट हो गया। फिर आपका नीलगिरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर पश्चिम और पूर्वी घाट आकर के मिलते हैं। ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल के तौर पर भी याद रख सकते हैं, तो पश्चिमी और पूर्वी घाट आकर मिलते हैं। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा, बहुत पूछा जाता है ये नाम इसका, और ऊंचाई है 2637 मीटर। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेट्टा, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे आगे। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख पहाड़ियों को लेकर के। तो मेघालय में कौन कौन सी हैं? गारो, खासी और जयंतिया। और इन्हीं के कीप आकार के कारण मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये आपको बात पता होना चाहिए कि मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। और मेघालय के अंतर्गत गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। डायरेक्ट स्थिति पूछ ली जाती है कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं, इसकी विशेषता के तौर पर ये पॉइंट भी पूछा जाता है। फिर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश को लेकर के, तो डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम, ये सब पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में है। मिजोरम में अगर बात करें तो लुसाई पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, ब्लू माउंटेन भी जो है इन्हें कहते हैं। अब हम भारत की सर्वोच्च चोटियां एवं प्रमुख दर्रों को लेकर के बात करते हैं। तो भारत की प्रमुख सर्वोच्च चोटियां में सबसे पहले नाम आता है कंचनजंगा का। ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर, हिमाचल श्रेणी में आएगा। राज्य सिक्किम। हिमालय पर्वत श्रृंखला में अगर बात करते हैं तो ये आपका ये भारत की सर्वोच्च चोटी है हिमालय पर्वत श्रृंखला में। कंचनजंगा की जब बात होगी, क्योंकि आपको नाम एक ही जैसे लगते हैं, क्योंकि प्रश्न में विश्व की पूछ लिया जाता है, हिमालय पर्वत पूछ लिया जाता है, भारत पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जब आपसे हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत की सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो कंचनजंगा के साथ आपको जाना है। ऊंचाई है 8586 मीटर और हिमालय श्रेणी में आता है, सिक्किम राज्य में आता है। दूसरा नंबर है आपका केटू, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर और केटू गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में जो है वो आता है। जैसे ये हिमालय श्रेणी में आ रहा था, ऐसे ही केटू आपका काराकोरम श्रेणी में आता है। इसकी बात करते हैं तो पीओके में आएगा और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी में केटू यानी गॉडविन ऑस्टिन आती है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू गॉडविन ऑस्टिन। तीसरा आपका है नंदा देवी। नंदा देवी की बात करें तो ऊंचाई है 7816 मीटर और ये आता है गढ़वाल हिमालय में नंदा देवी, और उत्तराखंड के अंतर्गत ये पड़ता है। पूरी तरीके से भारत में स्थित ये सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी, पूरी तरीके से भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी। फिर आपका आता है कामेत। ऊंचाई है इसकी 7756 मीटर, जास्कर श्रेणी में आता है, उत्तराखंड राज्य में पड़ता है और ये नंदा देवी के बाद उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये मैंने बता दिया ना, उत्तराखंड में पूरी तरीके से भारत में जो स्थित है उसमें सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है। और फिर दूसरे नंबर पर कामेत आता है
जब हम बात करेंगे किसकी, नंदा देवी के बाद उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। फिर नंबर आता है अन्नाईमुड़ी को लेकर के, ऊंचाई है 2695 मीटर। अन्नामलाई जो पहाड़ियां उसमें आता है, केरल राज्य में देखने को मिलता है। और दक्षिण भारत जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो अन्नाईमुड़ी है। दक्षिण भारत का मतलब समझ रहे हैं, भारत की जो स्थिति उसमें जो दक्षिणी भाग है वहीं तो केरल पड़ता है। तो इसमें अगर हम बात करें दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत, तो उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अन्नाईमुड़ी है। आगे बात करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर हमने लिखा है ना कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन है, तो पहली कौन सी है, पहली है माउंट एवरेस्ट, जो कि हम ऑलरेडी ऊंचाई आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो इसमें वो चीज मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिया। अब बात करते हैं भारत के महत्वपूर्ण दर्रों को लेकर के। तो सबसे पहला है लद्दाख के अंतर्गत तो दर्रे काराकोरम और जोजिला दर्रा है। काराकोरम की बात करें तो प्रमुख ऐतिहासिक और सीमावर्ती दर्रा है जो चीन यानी सिंजियांग को मार्ग प्रदान करता है। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, जोजिला दर्रा। ये दर्रों से क्वेश्चन हर पेपर में वैसे आते रहते हैं। फिर अगला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दर्रा कौन सा है, बनिहाल दर्रा। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम जो है वो कौन करता है, बनिहाल दर्रा। और प्रसिद्ध जवाहर सुरंग कहाँ पड़ती है, तो इसी बनिहाल दर्रे में जो है वो स्थित है। दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई। तीसरा देखते हैं हिमाचल प्रदेश को लेकर, इसमें आपका सिपकिला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है। सिपकिला दर्रे की बात करें तो हिमाचल के किन्नौर को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी जो है वो इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। नदी टॉपिक कराए थे हमने, तो वहां पर ये पॉइंट को मेंशन भी किया था। दर्रे पढ़ रहे हैं तो फिर से बता दिया। रोहतांग की बात करें तो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ने का काम रोहतांग जो है वो करती है। फिर आता है नंबर उत्तराखंड का। उत्तराखंड में है लिपुलेख दर्रा, और भी है इसमें माना दर्रा, नीति दर्रा, इसमें मेन लिपुलेख लिखा हुआ है। तो भारत चीन नेपाल नेपाल जो ट्राई जंक्शन है उसके रूप में ये कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के लिए भी आपका प्रसिद्ध है। फिर आपका है सिक्किम के अंतर्गत नाथुला, भारत चीन का प्रमुख व्यापारिक और सामरिक मार्ग है आपका नाथुला। अरुणाचल प्रदेश में है बॉमडिला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा जो है इससे जोड़ता है। और दिफु दर्रा आता है अरुणाचल प्रदेश में, भारत चीन और म्यांमार की सीमाओं के त्रिसंगम पर जो है ये स्थित है दिफु दर्रा। फिर आता है पश्चिमी घाट, जहां पर थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट देखने को मिलता है। थाल घाट और भोर घाट की बात करें तो थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है, भोर घाट जो है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। वहीं पाल घाट की बात करें केरल को तमिलनाडु यानी कोयम्बटूर से जोड़ता है आपका पाल घाट। अब बात करते हैं पर्वतों का जलवायु पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है और क्या कुछ उसका महत्व है। तो सबसे पहले जलवायु पर प्रभाव में मानसून का प्रभाव, मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी बात करें तो हिमालय पर्वत मानसूनी हवाओं को रोक करके क्या करती है, उत्तर भारत में भारी वर्षा कराता है। और सर्दियों में साइबेरिया से जो भी आने वाली बर्फीली हवाएं हैं उससे भारत की रक्षा करने का भी काम करता है। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारत में दक्षिण पश्चिम से मानसून से आने वाली जो पवने हैं वो किसके लिए उत्तरदायी हैं, और इस तरीके के मतलब लाइन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो उनके लिए आपको ये चीजें पता होना चाहिए, जैसे मानसून पर प्रभाव में कहाँ से आने वाली हवाएं क्या रोक रही हैं, भारी वर्षा कौन करा रहा है, और किससे शारीरिक या कह सकते हैं भारत की रक्षा हो रही है, इस तरीके के प्रश्न। दूसरा है वर्षा छाया क्षेत्र। तो पर्वत के जिस ढाल पर हवाएं सीधे टकराती हैं वहां खूब वर्षा होती है, पवनाभिमुख ढाल कहेंगे इसे। लेकिन पर्वत के दूसरी तरफ उतरती हुई जो हवाएं होती हैं वो तो सूखी हो जाती हैं, जिससे वहां वर्षा नहीं होती। इसी सूखे क्षेत्र को हम कहते हैं वर्षा छाया क्षेत्र। उदाहरण के लिए जैसे पश्चिमी घाट के कारण पूरब में स्थित जो विदर्भ और मराठवाड़ा में कम वर्षा जो है वो होती है। जाहिर सी बात है, एक साइड से हवा अगर टकरा रही है तो दूसरी साइड नहीं पहुंच पा रही है, तो वही क्षेत्र जो है आपका वर्षा छाया क्षेत्र आ जाएगा। फिर आपका बात करते हैं हम पर्वतों का आर्थिक और सामरिक महत्व। तो सबसे पहला है नदियों का उद्गम। पर्वतों के हिमनद सदा जो नीरा नदियां हैं, गंगा यमुना, इनके प्रमुख स्रोत हैं, यहीं से होकर के जाती है ना, इसलिए। जल विद्युत की बात करते हैं तो नदियों के तीव्र ढाल के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में जल विद्युत का अपार भंडार है। जलवायु नियंत्रण में ये हवाओं की दिशा और तापमान को नियंत्रित करके स्थानीय जलवायु को प्रभावित करती हैं। वन और जैव विविधता में पर्वतीय ढाल घने वन से ढके होते हैं जो जीवों और औषधियों के लिए प्राकृतिक आवास हैं। कृषि और पर्यटन में चाय, कॉफी, सेब, केसर की खेती ढलानों पर होती है, ये प्रमुख पर्यटन केंद्र होते हैं। सीमा और सामरिक महत्व में ऊंचे पर्वत किसी भी देश के लिए एक प्राकृतिक रक्षक का भी काम करते हैं। चलिए बात करते हैं अब आगे विश्व को लेकर के, क्योंकि भारत की हमने बात कर ली,
अब हम बात करते हैं विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं और सर्वोच्च चोटियां। यही हमारा मेन टॉपिक रह गया है। विश्व को लेकर भारत का हमने मेन मेन जितनी चीजें थी वो कवर कर दी। और जो भी टेलीग्राम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा हो, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जरूर जुड़ जाइएगा, या तो फिर डायरेक्ट भी वीडियो के कमेंट में लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। क्योंकि जैसे ही किसी भी पीडीएफ पर 1000 लाइक कंप्लीट होते हैं, आप उसी वीडियो का कमेंट में भी लिख दीजिएगा, बाकी हम भी देखते हैं, वो वैसे ही हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। ये चीज़ हमने ऑलरेडी आपको बता रखी है। तो बाकी अपडेट भी, डेली न्यूज़ अपडेट, करंट अफेयर अपडेट भी आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब पे मिलती रहती है, तो इसलिए वहां से अवश्य जुड़े रहिएगा। तो बात करते हैं पर्वत श्रृंखला को लेकर। तो सबसे पहली है एंडीज पर्वत श्रृंखला। महाद्वीप कौन से महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पश्चिमी तट। सर्वोच्च चोटी कौन सी एंडीज की? तो एकांका गुआ है। कितनी ऊंचाई है? 6960 मीटर है। और एंडीज की अगर बात करते हैं तो प्रमुख विशेषता क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है आपकी। कितनी है? लगभग 7000 किलोमीटर है। तो पर्वत श्रृंखला में एंडीज है, पर एंडीज में अगर इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो एकांका गुआ है। पर ये जो विशेषता लिखी है वो एंडीज की लिखी है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, लगभग 7000 किलोमीटर आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला। दूसरा आपका है पर्वत श्रृंखला रॉकी को लेकर के। तो महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और इसका पश्चिमी भाग है, यहाँ पर पश्चिमी तट था। रॉकी की बात करते हैं तो सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट है। माउंट एल्बर्ट के बाद रॉकी की विशेषता की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी कॉर्डिलेरा प्रणाली के रूप में जानी जाती है। तीसरा आपका है हिमालय। हिमालय की जब बात करेंगे तो ये आपका एशिया, भारत, नेपाल, चाइना, ये सब जगह फैली हुई है। इसमें सबसे ऊंची कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर। और इसके अंतर्गत विश्व की सबसे ऊंची और नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं हिमालय में। फिर नंबर आता है आल्पस का। आल्पस, ये सभी जो हमारी चल रही ना पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसके लिए हमने स्टार्टिंग में पर्वत को, पर्वत श्रृंखलाओं को, पहाड़ियों को, सबको डिफरेंस करके बता दिया था। तो आल्पस की अगर बात करें तो कहाँ? यूरोप में फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, इन सभी में फैली है। इसका सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आल्पस को लेकर? तो माउंट ब्लैंक है। कितनी ऊंचाई है? 4808 मीटर। यूरोप की सबसे प्रमुख और नवीन वलित पर्वत श्रृंखला आपकी कौन सी है? आल्पस है। फिर नंबर आता है यूराल को लेकर के। यूराल की अगर बात करते हैं कहाँ पर पड़ती है? रूस में पड़ती है। और इसके अंतर्गत नरोदनाया जो है ये आपका इसकी सबसे ऊंची चोटी के रूप में हो गया। ये हमने ऊपर हेडिंग लिख रखी थी सब में, सर्वोच्च चोटी करके। और उसके बाद नंबर आता है इसकी विशेषता को लेकर, तो ये एशिया और यूरोप महाद्वीपों को एक दूसरे से अलग करती है। ये बहुत पूछा जाता है। यूराल जो है वो एशिया और यूरोप महाद्वीप, दो अलग अलग महाद्वीप है, उनको अलग करने का काम जो है वो यूराल करती है। फिर नंबर आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को लेकर के। ऑस्ट्रेलिया पूर्वी तट में आपका ये फैली हुई है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो कॉसियस्को ये सबसे ऊंची है, इसकी चोटी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को लेकर के। और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। फिर अगला नंबर आता है एटलस को लेकर के। ये अफ्रीका में उत्तर पश्चिमी भाग में फैली हुई है। ये सबसे ऊंची की अगर बात करें तो टुबकल है इसकी सबसे ऊंची चोटी। और सहारा मरुस्थल को भूमध्य सागर से अलग करती है एटलस, सहारा मरुस्थल को भूमध्य सागर से। आगे बात करते हैं। अब जितने भी महाद्वीप हैं, सातों महाद्वीप की सर्वोच्च चोटियां और देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन जैसे इसमें और भी पर्वत श्रृंखलाओं में कैसे कैसे बने हैं तो वो हम आगे वीडियोस में देखेंगे। तो इससे जो चीजें रह भी गई होंगी एक दो, वो भी आपकी कवर हो जाएंगी। तो सबसे पहला आपका है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप कहेंगे माउंट एवरेस्ट है, जो कि अभी मैंने बताया, ऊंचाई 8848.86 मीटर। फिर नंबर आता है दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है और इसकी ऊंचाई है 6960 मीटर। उत्तरी अमेरिका फिर आता है नंबर, जिसकी ऊंचाई, ये जिसकी जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है मैकिलने, और इसको माउंट डेनाली भी कहते हैं, ज्यादातर मैकिलने लिखा देखने को मिलता है। तो उत्तरी अमेरिका के लेकर जो मैकिलने है, ये अलास्का में, ऊंचाई कितनी है? 6190 मीटर। फिर नंबर किसका आता है देख रहे हैं होंगे, तो घटते हुए क्रम में ऊंचाई है इसकी सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से। फिर अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं तो माउंट किलिमंजारो इसकी सबसे ऊंची चोटी तंजानिया में, और इसकी अगर बात करें ऊंचाई 5895 मीटर। और इसमें अगर बात करें तो ये एक ज्वालामुखी पर्वत है आपका अफ्रीका में। जो ये माउंट किलिमंजारो की बात हो रही ना, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये आपका एक ज्वालामुखी पर्वत है। फिर नंबर आता है आपका
यूरोप को लेकर के, यूरोप की अगर बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस, और ये माउंट एल्ब्रुस के रूस में, और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, इसकी ऊंचाई क्या है, तो 5,642 मीटर। फिर नंबर आता है अंटार्कटिका को लेकर के। अंटार्कटिका की अगर बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है विंसन मैसिफ, और विंसन मैसिफ की ऊंचाई है 4,892 मीटर। और फिर नंबर आता है लास्ट में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो ये आपका सबसे ऊंची चोटी है माउंट कॉसियस्को, और इसकी ऊंचाई है 2,228 मीटर। तो एक चीज आपको इससे भी क्लियर हो रहा है कि इसमें सबसे ऊंची एशिया की है, फिर दक्षिण अमेरिका। कहीं ऐसा हो जाए कि इनकी चोटी ना पूछ करके कभी ये पूछ ले कि इनकी चोटी की ऊंचाई के क्रम में लगाओ कि पहले कौन आ रहा है बाद में कौन आ रहा है, तो एशिया, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर अंटार्कटिका और फिर ऑस्ट्रेलिया। कई बार प्रश्न का स्वरूप बदल दिया जाता है ना, कि आपसे ऊंची चोटी तो नॉर्मल पूछा ही जाता है, ऊंचाई से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। तो इसी के साथ ये हमारा जो क्लास है वो पूरी तरीके से हुई कंप्लीट पर्वत श्रृंखला वाली। और अब एक क्वेश्चन आपके लिए, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में बताना है। प्रश्न क्या है आपके लिए कि अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर के इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है। पहला ऑप्शन है आपका धूपगढ़, दूसरा ऑप्शन है गुरु शिखर, तीसरा ऑप्शन है डोडा बेट्टा, और चौथा ऑप्शन है अनाईमुडी। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में सभी लोग बताइएगा। तो ट्राई अवश्य कीजिएगा और सभी लोग अपना आंसर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा वो भी अवश्य बताइएगा। अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी इस पर बेस्ड क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में कराएंगे। बाकी कोई सुझाव हो तो अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक के साथ और लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह से नहीं जुड़े हो तो अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो अभी के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।